सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि कभी कभी नफरत की एक चिंगारी पूरे समाज को जलाकर राख कर सकती है। ऐसा ही कुछ भारत के खूबसूरत राज्य मणिपुर में हुआ। मई 2023 से पहले यहां मैतेई और कुकीजो समुदाय के लोग सदियों से एक साथ रहते आए थे, लेकिन फिर एक दिन अविश्वास और डर की ऐसी आंधी चली कि इसने सब कुछ तबाह कर दिया। यह किसी दो राज्यों के बीच की जंग नहीं थी, बल्कि एक ही राज्य के अंदर रहने वाले दो समुदायों के बीच का खूनी संघर्ष था। यह कहानी है उस दरार की जिसने पड़ोसियों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया और मणिपुर की शांत वादियों में हिंसा का जहर घोल दिया। इस संघर्ष की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो जमीन, पहचान और राजनीतिक अधिकारों से जुड़ी हैं। मैतेई समुदाय, जो मुख्य रूप से इंफाल घाटी में रहता है, लंबे समय से अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग रहा था। उनका मानना था कि इससे उनके सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की रक्षा होगी, लेकिन पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकीजो और दूसरे आदिवासी समुदायों को यह डर था कि अगर मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया तो उनके जमीन पर अधिकार और नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। यह डर सिर्फ एक वहम नहीं था, बल्कि उनके वजूद से जुड़ा एक गंभीर सवाल था जिसने उन्हें आशंकित कर दिया। हिंसा की शुरुआत तब हुई जब 3 मई 2023 को पहाड़ी जिलों में एक आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला गया। यह मार्च मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के पक्ष में आए एक अदालती फैसले के विरोध में था। जो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए था, वह जल्द ही हिंसक झड़पों में बदल गया। दोनों तरफ से गुस्सा भड़क उठा और देखते ही देखते पूरा राज्य जातीय हिंसा की आग में झुलसने लगा। घर जला दिए गए, पूजा स्थलों को निशाना बनाया गया और जो लोग कल तक एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे, वे अब एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह संघर्ष सिर्फ जमीन या आरक्षण की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह पहचान और अस्तित्व का टकराव बन गया। मैतेई समुदाय को लगा कि उन्हें उनके ही राज्य में बाहरी माना जा रहा है, जबकि कुकीजो समुदाय को लगा कि उनकी जमीन और संस्कृति को उनसे छीना जा रहा है। दोनों समुदायों के बीच विश्वास पूरी तरह खत्म हो गया। घाटियों और पहाड़ों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई, जिसने लोगों को भौगोलिक और मानसिक रूप से बांट दिया। हर कोई खुद को पीड़ित और दूसरे को हमलावर समझने लगा। इस आपसी शक ने हिंसा को और भी ज्यादा भयानक बना दिया, जिससे हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले गए। जब समाज में नफरत फैलती है तो उसे हवा देने वाले भी सामने आ जाते हैं। मणिपुर में भी ऐसा ही हुआ। यह जातीय संघर्ष जल्द ही एक छोटे मोटे गृहयुद्ध जैसा दिखने लगा, क्योंकि इसमें अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल होने लगा। रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन और असॉल्ट राइफलें, जो सिर्फ सेना के पास होती हैं, अब आम लोगों के हाथों में थीं। मई 2023 में हिंसा की शुरुआत में ही भीड़ ने पुलिस थानों और सरकारी शस्त्रागारों पर हमला करके हजारों हथियार लूट लिए। ये लूटे गए हथियार दोनों समुदायों के लड़ाकों तक पहुंच गए, जिसके बाद हिंसा का स्तर और भी घातक हो गया। शांति की हर अपील इन हथियारों के शोर में दबकर रह गई। इस आग में घी डालने का काम किया पड़ोसी देश म्यांमार के गृहयुद्ध ने। म्यांमार की सीमा मणिपुर से लगती है और वहां चल रहे संघर्ष का सीधा असर यहां देखने को मिला। म्यांमार में लड़ रहे भारत के कुछ उग्रवादी समूह, जो मैतेई और कुकी समुदायों से जुड़े थे, 2024 में युद्ध के अनुभव और खतरनाक हथियारों के साथ मणिपुर लौट आए। मैतेई उग्रवादी समूहों को म्यांमार की सेना का साथ मिला, तो वहीं कुकी लड़ाकों को वहां के विद्रोही गुटों का समर्थन हासिल हुआ। इससे मणिपुर का संघर्ष सिर्फ एक स्थानीय झगड़ा नहीं रहा, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय आयाम वाला जटिल संकट बन गया, जिसे सुलझाना और भी मुश्किल हो गया। हथियारों की तस्करी ने इस संकट को और गहरा कर दिया। म्यांमार की अस्थिर सीमा एक खुला रास्ता बन गई, जहां से आसानी से हथियार और गोला बारूद मणिपुर लाए जाने लगे। जो हथियार शस्त्रागारों से लूटे गए थे, वे तो थे ही, पर अब म्यांमार से भी नए और ज्यादा खतरनाक हथियार आने लगे। सुरक्षा बलों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गई। नवंबर 2024 तक अधिकारियों ने लूटे गए लगभग 6000 हथियारों में से सिर्फ 3000 ही बरामद किए थे।
बाकी के हजारों हथियार अब भी लोगों के पास थे, जो हर दिन किसी न किसी की जान लेने का कारण बन रहे थे। इस संघर्ष की कीमत आम लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। फरवरी 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक 260 से ज्यादा लोग इस हिंसा में मारे जा चुके थे। लेकिन यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह 260 परिवारों की टूटी हुई उम्मीदें और कभी न खत्म होने वाला दर्द है। इसके अलावा लगभग 60,000 लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। वे अपने ही देश में शरणार्थी बन गए, राहत शिविरों में रहने को मजबूर हो गए। उनका सब कुछ लुट चुका था, घर, खेत और सबसे बढ़कर अपने पड़ोसियों पर विश्वास। यह एक ऐसी तबाही थी जिसके निशान शायद कभी नहीं मिटेंगे। जब हालात बेकाबू होने लगे तो केंद्र सरकार को दखल देना पड़ा। शांति बहाल करने और दोनों समुदायों को अलग रखने के लिए 67,000 से ज्यादा सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को मणिपुर में तैनात किया गया। सेना ने घाटी और पहाड़ी इलाकों के बीच एक बफर जोन बनाया ताकि दोनों समुदाय एक दूसरे के सीधे संपर्क में न आएं और झड़पें रोकी जा सके। यह एक जरूरी कदम था, लेकिन यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान था। सैनिक सड़कों पर पहरा दे रहे थे, लेकिन लोगों के दिलों में जो नफरत भर गई थी उसे निकालना किसी के बस में नहीं था। सड़कों पर तो शांति दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर अविश्वास की आग सुलग रही थी। सरकार ने सिर्फ सेना ही नहीं भेजी, बल्कि सीमा पर भी सख्ती करने का फैसला किया। फरवरी 2024 में भारत सरकार ने म्यांमार के साथ लगती 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाने की योजना की घोषणा की। इसका मकसद हथियारों की तस्करी और उग्रवादियों की घुसपैठ को रोकना था। यह एक दूरगामी योजना थी, लेकिन इसका असर दिखने में वक्त लगना था। इस बीच हिंसा की छोटी बड़ी घटनाएं होती रही। दिसंबर 2024 में जब हिंसा फिर से बढ़ी तो सरकार को 10,000 और सैनिक भेजने पड़े। यह दिखाता है कि जमीनी हालात कितने चुनौतीपूर्ण थे और सरकार की हर कोशिश नाकाफी साबित हो रही थी। लगातार होती हिंसा और राज्य सरकार की नाकामी ने हालात को और भी गंभीर बना दिया। मुख्यमंत्री एनजोड बीरेन सिंह पर यह आरोप लग रहा था कि वे इस संकट को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं और एक पक्ष का साथ दे रहे हैं। चौतरफा दबाव के बाद आखिरकार 9 फरवरी 2025 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह एक बड़ा राजनीतिक कदम था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी थी और किसी भी निर्वाचित सरकार के लिए इसे संभालना लगभग नामुमकिन हो गया था। यह इस्तीफा उस नाकामी का प्रतीक था जिसने मणिपुर को इस हाल में पहुंचाया। जब राज्य सरकार पूरी तरह विफल हो गई तो केंद्र सरकार के पास आखिरी विकल्प बचा था। 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसका मतलब था कि अब राज्य का पूरा नियंत्रण सीधे केंद्र सरकार के हाथों में आ गया था। यह एक असाधारण कदम था जो यह बताता है कि स्थिति कितनी गंभीर थी। राष्ट्रपति शासन लगाने का मकसद था कि निष्पक्ष तरीके से कानून व्यवस्था को फिर से स्थापित किया जाए और शांति बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाए। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या सिर्फ शासन बदलने से लोगों के मन में भरा जहर खत्म हो सकता है? इस पूरे संघर्ष का सबसे भयानक असर आम लोगों, खासकर बच्चों की जिंदगी पर पड़ा है। जो बच्चे कल तक स्कूल जाते थे, खेलते थे, आज वे राहत शिविरों में सहमे हुए जी रहे हैं। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने घर जलते देखे हैं, अपनों को खोया है। उनके मन पर ऐसा घाव लगा है जो शायद उम्र भर नहीं भरेगा। हजारों परिवार बिखर गए हैं, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, खेत खलिहान वीरान पड़े हैं और भविष्य अंधकार में है। इंटरनेट पर पाबंदी और लगातार कर्फ्यू ने उनकी जिंदगी को और भी मुश्किल बना दिया है। वे बाहरी दुनिया से कट गए हैं और डर के साए में जीने को मजबूर हैं। यह संघर्ष सिर्फ दो समुदायों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह मानवता का संकट है।